हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टार्टिंग के टाइम पे जो चलता था बार्टर सिस्टम था। जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो बेसिस ऑफ द गुड्स होता था, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स होता था। और करेंटली में क्या होता है कि गुड्स अगेंस्ट करेंसी। ठीक है, तो अभी काफी इसमें इवोल्यूशन हुआ है, काफी चेंजेस आए हैं। लेकिन जब एंशिएंट टाइम की बात की जाए तो ट्रेडिंग में काफी प्रॉब्लम आती थी, कई सारी कंट्रीजों को इसमें दिक्कतें आई। उसके बाद धीरे धीरे इसमें इवोल्यूशन आया। तो आज हम बात करें गोल्ड स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड में अगर बात करें तो ये एक मॉनेटरी सिस्टम बनाया गया है गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे या इंपोर्ट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा, मतलब पेपर करेंसी दी जाएगी। उसका लिंक होगा गोल्ड से। ठीक है, जैसे 100 रुपए का 1 ग्राम गोल्ड, इस प्रकार से एक फिक्स आपका करेंसी के बेस पे गोल्ड आपको मिलेगा। तो ये प्रोमिस किया जाता था कि स्पेसिफिक कंट्री के द्वारा जहां से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड इज ए मॉनेटरी सिस्टम वेयर ए कंट्रीज करेंसी और पेपर मनी हैज वैल्यू डायरेक्टली लिंक टू द गोल्ड। ठीक है, जो वहां की करेंसी है या कि वहां की पेपर मनी है उसको डायरेक्टली किससे लिंक कर दिया? गोल्ड से, क्योंकि उस टाइम गोल्ड स्टैंडर्ड था। जितना ज्यादा गोल्ड होगा वो कंट्री उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी इकोनॉमिक बेस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई कंट्री जैसे कोई भी किसी कंट्री से ट्रेडिंग करेगा तो किस बेस पे करेगा कि हो सकता है वहां से वो हमें पैसे दे ना दे। ठीक है, पैसे मिले ना मिले, ट्रेडिंग कैसे होगी? डर बना रहता है। तो वहां पे जो स्पेसिफिक कंट्री के द्वारा एक करेंसी बनाई गई जो इंटरनेशनली वर्क करेगी। ठीक है, डोमेस्टिकली नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे। और उस पे वो करेंसी जो है वो या पेपर मनी है वो उसको प्रोमिस करेगी कि इस करेंसी या इस वैल्यू के अगेंस्ट आपको इतना गोल्ड मिलेगा। तो इस प्रकार से लोगों में ट्रस्ट बना और आपस में ट्रेडिंग हुई इस मॉनेटरी सिस्टम से। अदरवाइज ट्रेडिंग में भी काफी प्रॉब्लम आती थी। या तो बार्टर सिस्टम वाला हो कि हाँ भाई गुड्स के अगेंस्ट गुड्स मिल रहे तो गुड्स मिलेंगे, तो चलो वो आपस में कर लेते थे। लेकिन यहाँ गोल्ड स्टैंडर्ड की बात आई तो ये मॉनेटरी सिस्टम उस टाइम बनाया गया, उस टाइम की ये रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, विद द गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रीज एग्री टू कन्वर्ट पेपर मनी इनटू द फिक्स अमाउंट ऑफ द गोल्ड। तो जो भी पेपर मनी थी या वहां की करेंसी थी, तो वो कंट्री क्या करती थी, उसके अगेंस्ट जितनी भी उनकी वैल्यू थी उस फिक्स अमाउंट का गोल्ड उनको दे देती थी। ठीक है, कंट्री दैट यूज गोल्ड स्टैंडर्ड सेट ए फिक्स प्राइस ऑफ फॉर द गोल्ड। जो कंट्री गोल्ड स्टैंडर्ड को यूज करती थी वो अपने गोल्ड की एक फिक्स प्राइस कर देती थी। एंड बाय एंड सेल गोल्ड एट दैट प्राइस, और गोल्ड को उस प्राइस पे वो सेल और बाय करती थी। ठीक है, तो ये था गोल्ड स्टैंडर्ड। इसके डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं। डिसएडवांटेज तो सिंपल सा ये है कि ये एक एक्सपेंसिव मेटल है, तो लोग इसको स्टोर कर लेते थे। और उसको फ्यूचर में जब प्राइस ज्यादा होंगे तो वो सेल करने या मेल्ट करके उसको यूज करना, इस टाइप की थिंकिंग के कारण लोग इसको स्टोर करने लगे गोल्ड को, और उसकी वजह से क्राइसिस आ गए। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड ग्रेजुअली इंक्रीज्ड टू लेवल बियॉन्ड द ऑफिशियल प्राइस। ऑफिशियल प्राइस से धीरे धीरे जो मैन्युफैक्चरिंग थी गोल्ड की वो बढ़ गई। दिस वुड रिजल्ट इन स्टॉपेज ऑफ गोल्ड प्रोडक्शन। इसकी वजह से गोल्ड प्रोडक्शन रोकना पड़ा, विच हैड टू एडवर्स इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल लिक्विडिटी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, कंट्रीज विथ परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट सफर फ्रॉम रिसेशन रिजल्टिंग इन रिड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड इन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से कंट्री जो ट्रेड करती थी जब भी वो डेफिसिट हो जाती थी, ठीक है, तो वो रिसेशन में चली जाती थी, जिसके कारण वहां पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता था और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता था। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें, द सिस्टम हैड नो फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट मनी सप्लाई इन टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर और वर्ल्ड रिसेशन। इन सच सिचुएशन द सिस्टम हैड नो रिपीटेडली डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो उस टाइम पे होता क्या था, जब गोल्ड स्टैंडर्ड था तो गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी होती थी। ठीक है, तो अब आप मनी कैसे सप्लाई करें जब वर्ल्ड वार हो गया या कुछ रिसेशन हो गया या फिर ये भूकंप आ गया या जो भी कुछ हो गया, तो उस टाइम ये प्रॉब्लम आती थी कि मनी का सप्लाई कैसे हो। गोल्ड के अगेंस्ट होता था लेकिन उस टाइम अगर वो मनी का सप्लाई कर देंगे तो फिर मनी की
वैल्यू डेफिसिट हो जाएगी गोल्ड की, क्योंकि वैल्यू मनी ज्यादा हो जाएगी। तो गोल्ड के स्टैंडर्ड में इसको फिक्स करने में ये प्रॉब्लम आई थी। टू अवॉइड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रिड्यूस मनी सप्लाई, country would break equality between gold reserve and money supply, thereby diluting the system. यहाँ पे जब भी निगेटिव इफेक्ट आता था, जैसे आप डेफिसिट की बात करें, जैसे आपकी मनी सप्लाई की रिड्यूस हो गई, निगेटिव चलेगी, तो फिर उसको गोल्ड के जो रिजर्व गोल्ड है उसके अगेंस्ट ही वो सप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अगर गोल्ड नहीं होगा तो फिर सप्लाई भी नहीं होगी। तो इसको उस टाइम फाइनेंशियल सिस्टम को बनाने में भी काफी दिक्कत आई थी। ठीक है। How was gold standard work? The gold standard was system under which nearly all countries fix the value of their currency in term of specific amount of the gold, or linked their currency to that of the country which did so, maintaining convertibility of the fiat currency into gold at the fixed price and defending the exchange rate. तो यहाँ पे बात की जा रही है गोल्ड स्टैंडर्ड उस समय सारी कंट्रियों ने फिक्स कर दिया था, उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट। ठीक है, वहां की करेंसी की वैल्यू के अगेंस्ट एक फिक्स अमाउंट ऑफ द गोल्ड को फिक्स कर दिया था, जिससे ट्रेडिंग की जाती थी। ठीक है, तो ये एक उस टाइम का एक मॉनेटरी सिस्टम बना था। ठीक है, जो कि एक उस टाइम उस समय की रिक्वायरमेंट थी। बाद में इसमें इवोल्यूशन हुआ और इसके कई सारे चेंजेस बाद में आए। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।